तो जब सर ने बताया था कि इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो काफ़ी ऐसे मन में आ रहा था कि ठीक है, जाए, नहीं जाए, क्या करें? क्योंकि हमेशा उसी तरफ बैठे हैं, हमेशा सेमिनार में अटेंड ही करा है। मैंने खुद ने यहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड पे कई सेमिनार्स अटेंड करे थे। एंड लोगों के माइंड में ये हो सकता है कि सेमिनार में क्या होगा, क्लास ही इंपॉर्टेंट होती है। और मुझे लगता है कि कभी कभी जो हम ध्येय तय करके आते हैं कि हमें एक आरएएस बनना है या फिर जो भी हमारा टारगेट होता है, तो हर दिन, हर तीसरे दिन, चौथे दिन हमें ये लग सकता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा, क्या रीजंस है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबका थोड़ी ना सिलेक्शन हो जाएगा। आवाज कैसे नहीं आ रही है? और पास आप मुझे वाला माइक दे देंगे? अभी क्लियर है? हेलो, अभी क्लियर है? आ रही है? सबसे पीछे आ रही है? आप सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शायद, इसलिए सबसे पीछे बैठे हैं। बैक बेंचर क्यों बैठ बने हैं आप? ठीक है। तो सभी आप लोग अपना कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं या फिर अभी स्टार्ट होने वाला है? ओके ओके, अभी कोई भी फाउंडेशन में ऑलरेडी नहीं है एनरोल्ड? ओके। एंड 28 से आपका नया कोर्स स्टार्ट होगा? ओके। एंड किस बैकग्राउंड से आते हैं मोस्टली? साइंस से कौन कौन है यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। मैंने खुद ने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में। एंड सब सारा इंजीनियर्स ही मिलेंगे यहाँ पे प्रिपरेशन के तौर पे भी। और आर्ट्स से? ओके, ऑलमोस्ट इक्वल। कुछ लोग क्या दोनों में हाथ उठा रहे हैं? या पता नहीं है, कंफ्यूज है। कॉमर्स से? ओके, गुड गुड। आए हैं कुछ लोग, आए हैं, वेरी गुड। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने अपना एक गोल तय करा है, उसके लिए आप यहाँ पे प्रेजेंट भी हुए हैं और आप अपना नया कोर्स भी ज्वाइन करने वाले हैं। सो माय बेस्ट विशेस कि आप इसको प्रॉपरली और बहुत सीरियसली, सिंसियरली इसको अटेंड करें। जो भी आपने एक फाउंडेशन बैच का, मैं आपको मीनिंग बताऊं क्या होता है। फाउंडेशन आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए, तीनों स्टेजेस के लिए एक साथ में तैयार करेगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारा प्री क्लियर होगा तब हम मेंस की तैयारी करेंगे, और या फिर होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं करना है। तीनों की साथ में ही तैयारी चलनी चाहिए। तीनों जो स्टेजेस हैं उसमें आपके ज्ञान का ही परीक्षण होगा। हमें लगता है कि शायद इंटरव्यू में कुछ और होगा, वहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट, और ये पर्सनालिटी टेस्ट है, पर एक्चुअली इंटरव्यूअर ये भी देखना चाहता है कि आप वही कैंडिडेट हैं क्या जिन्होंने मेंस में अच्छे मार्क्स सिक्योर करे हैं या जिन्होंने अच्छे से मेंस में सारे आंसर्स लिखे हैं। तो वो ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि मतलब आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछे जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी वहाँ पे चेक करा जाएगा कि आप जब आंसर कर रहे हैं तो आपने सच में वो पढ़ के आए हैं या बस किसी तरीके से रट के आपने कर लिया है। तो ऑन ऑल द थ्री स्टेजेस द मतलब इसका मीडियम आपका अलग हो सकता है कि आपको प्री में किस तरीके से चेक किया जा रहा है या मेंस में, बट तीनों में आपके ज्ञान का ही परीक्षण है। तो तीनों स्टेजेस के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपने इनरोल कर लिया, वेरी गुड। अब आप 28 से अपनी क्लासेस भी अटेंड करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से हमारा ये माइंडसेट होना चाहिए कि हम अगर छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे तो वो मीट करना आसान होगा। हम एक महीने का सिलेबस एक साथ में इकट्ठा कर लेंगे तो वो हमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने यहाँ पे आके कोई क्लास अपनी अटेंड करी है तो शाम को उसको रिवाइज करना बहुत आसान है। एक दिन की क्लास आप रिवाइज कर लेंगे, 7 दिन का इकट्ठा कर लेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से यहाँ पे पढ़ें। सब फ्रेंडशिप्स भी यहाँ पे चलती रहेगी, आप अपने इसमें भी ध्यान दें, बट एट द सेम टाइम हमें भूलना नहीं चाहिए हम यहाँ पे क्यों आए हैं। हो सकता है कुछ लोग अपनी खुद की मर्जी से नहीं आए हो सकता है पेरेंट्स ने भेज दिया हो, कोई बात नहीं। अब वो भी इसको ऐसे ही ले कि मैं खुद ही आया हूँ, है ना। ऐसे नहीं सोचें कि मुझे तो ज़बरदस्ती भेज दिया, यहाँ पे आके बस बैठना है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम यहाँ पे आ गए हैं, सो नाउ वी शुड बी वेरी सिंसियर अबाउट इट। एटलीस्ट क्लास में जो चल रहा है उसको एकदम ध्यान से सुने। यहाँ पे क्लासेस में प्रॉपरली आपको, यू आर वेरी लकी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कुछ कुछ लोगों को हो सकता है कि यहाँ पे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जयपुर नहीं आ पाए किसी वजह से, तो उनको घर पे बैठ के खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक गाइडेड प्रिपरेशन का मतलब होता है कि आपको कोचिंग ऑलरेडी काफ़ी, जो आपका एक स्ट्रैटेजी है वो बना के दे रहा है। आपको पता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, बट आपको बस ये है कि नाउ यू हैव टू जस्ट गो ऑन विद दैट। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ही हम इसमें आ चुके हैं तो हम सबसे पहले अपना सिलेबस ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ लोग सिलेबस को ही नहीं पढ़ते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं, उनको नहीं पता ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है।
इज इट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस या फिर इसके सिलेबस से बाहर है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सिलेबस का पार्ट है कि नहीं। उसके क्या ज़रूरी है, प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, हम अच्छे से उसको एक बुकलेट की तरह रखें। वो भी हमारे लिए मतलब एक ऐसी होनी चाहिए कि ये भी एक बुक है। सिलेबस में हमें एक एक टॉपिक एक पॉइंट के बाद में याद हो जाना चाहिए। बहुत ही आरपीएससी की ब्यूटी ये है कि बाहर से कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं कोई आपके सरप्राइजेस नहीं आएंगे लास्ट मोमेंट पे कि ये तो सिलेबस में था नहीं और अब आ गया। इतने क्लियरली टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, कभी आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ जैसे एनसीईआरटी की हेडिंग्स होती है ना, उस तरीके से टॉपिक्स को दिया हुआ है। या फिर कोई अगर स्टैंडर्ड बुक है उसकी हेडिंग्स की तरह दिया हुआ है, तो उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस उठा के इसको ध्यान से पढ़ें, उसको अपने पास में हमेशा रखें। हम कोई भी मटेरियल पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो या हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि हम अननेसेसरी न्यूज़ में अपना टाइम नहीं गंवाएं। तो सबसे पहले सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लर्न ही कर लो, बेटर है। 4-5 बार उसको पढ़ लो, उसको हमेशा अपने पास में रखो। एक छोटी डायरी मेंटेन करो कि हम इसके अंदर उसमें से नोट डाउन करते जाएं। एंड उसके बाद हम अपनी जब तैयारी करेंगे तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्री मेंस एंड इंटरव्यू वाइज बताती जाऊंगी। और आपके इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे इसी टाइम पे भी पूछ सकते हैं और आगे भी पूछ सकते हैं, लाइक इन दी एंड, टुवर्ड्स दी एंड। सो फॉर प्री मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं ऑलरेडी जॉब में थी। मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ओके सॉरी आई फॉरगॉट, मैं अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम निहारिका शर्मा है। मैंने 21st ये जो 2021 का जो RAS है इसके अंदर 15th रैंक हासिल की है। और इससे पहले मैं EORO एग्ज़ाम है उसके अंदर 16 में आई गॉट सिलेक्टेड। तो 5 इयर्स मैंने वहाँ पे भी अपनी सर्विसेज दी हैं। और क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में थी तो अनफॉर्चुनेटली मैं प्रॉपरली एक ना कोचिंग का पार्ट नहीं बन पाई। तो मुझे जो भी बिट्स एंड पीसेस में मिलता था कि भाई वीकेंड आपके पास में फ्री है, तो आई थॉट टेस्ट सीरीज इज़ द बेस्ट थिंग। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और उसको प्रॉपरली अटेंड करेंगे तो ठीक है, आपका हो जाएगा। और आपको जो भी टाइम मिलता था उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा, अगर शाम को टाइम मिल रहा है, ये जो भी आपको टाइम मिल रहा है उसके अंदर आप तैयारी करते जाएंगे। बट अभी आप लोगों में से कौन ऑलरेडी जॉब में है, साथ में तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग हैं? तो छुट्टी लेके आए हैं या क्या कर रहे हैं? सॉरी, रिजाइन दे दिया? चलो, वेरी गुड। बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए हमें आगे का वो मिले उससे पहले ही हम ऐसे कर लें, इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। आपको बहुत बहुत बधाई है आप इसके लिए। और कौन कौन है यहाँ पे जॉब में? ओके, अभी चल रहा है या? उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वो चाहिए। आपको मैनिपुलेशन भी करना पड़ेगा ऑफिस में, आपको छुट्टियाँ किस तरीके से लेनी है, कब लेनी है, वो सब कुछ आपको पूरा माइंड लगा के चलना पड़ेगा। तो मैं बता रही हूँ कि मैं वर्किंग थी तो उसके एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे। सबसे पहले आई टेल द एडवांटेजेस। एज एन RO जब मैं वर्क करती थी तो मैं नगर परिषद में थी अलवर में, और उसके बाद में नगर निगम जयपुर में। तो एडवांटेज ये था कि मैं हमेशा RAS ऑफिसर्स जो होते हैं वो या तो कमिश्नर होते थे या डिप्टी कमिश्नर होते थे, तो हमेशा उनसे आप रूबरू होते रहेंगे तो आपको ये मिलेगा कि देखो इनके पास में जो पावर है वो है कि ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस काम को। अगर कोई विपत्ति आ गई तो उस टाइम पे कैसे चल रहा है, सपोज कोरोना का टाइम ही ले लें, तो वो आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे और आप उसके तहत उसके अंदर काम करेंगे। एज ए रेवेन्यू ऑफिसर, एज एन एक्सीएन, एवरीबडी इज वर्किंग अंडर हिम। तो आपको ये फील होगा कि ये डिसाइडिंग पर्सन है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला पर्सन है। तो आपको ये मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे शायद यहाँ पे जाना है। तो ये जो आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो एंड नहीं है, तो एक मोटिवेशन आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। एंड मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि बहुत अच्छे RAS ऑफिसर्स मुझे मिले जिन्होंने बहुत हर स्टेज पे गाइडेंस दी, हर स्टेज पे मतलब बहुत ही सपोर्टिव उनका नेचर रहा। वो खुद शायद क्लियर कर चुके थे, खुद उनकी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, तो इसकी वजह से वो समझते थे कि कोई अच्छे जगह सिंसियरली तैयारी कर रहा है तो वी शुड सपोर्ट दिस पर्सन। सो आई वॉज लकी टू हैव वेरी गुड सीनियर्स इसके अंदर। एंड जॉब करते करते ये एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या, हमें छुट्टी कब लेनी है, ये एग्जाम 3 बार डिले होगा तो हम 3 बार छुट्टी लेंगे क्या? लोग आपको सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। अरे तुमने मेंस के लिए अभी तो छुट्टी ली थी, तुम वापस से ले रहे हो 2 महीने बाद। तो ऐसे करके आपको ये होगा कि आपको छुट्टियां मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो दिन में 24 घंटे होते हैं,
8 घंटे अगर ऑफिस में चले भी गए तो 16 तो बचे हैं, और आप 8 घंटे अगर सोने का खाने का ऐसे निकाल लेंगे तो भी आपके पास में 8 आवर्स है। अगर आप हर दिन अपना टारगेट बना के रखें कि 4 to 5 आवर्स आई हैव टू स्टडी, मुझे कोई कुछ मतलब सैक्रिफाइसेस लाइफ में करने पड़ेंगे। अगर आप सैक्रिफाइस करोगे तभी आपको 2-3 साल बाद बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड देन यू विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 2-3 साल बुरे जा रहे हैं, शाम को ऑफिस के बाद में बाकी सब घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से बदल सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज था कि एक तो छुट्टियों का और ये सब इश्यू आता था, और जॉब में रहते हुए आप प्रॉपर एक कोचिंग का पार्ट नहीं बन पाते हैं, ये थोड़ा सा इशू था। बट स्प्रिंग बोर्ड में रह के मुझे ये मिला कि एज अ टेस्ट सीरीज स्टूडेंट, वीकेंड पे जो टेस्ट सीरीज होती थी वो मैं रेगुलरली अटेंड करती थी। उसके बाद उसका जो डिस्कशन होता था वो और भी ज़रूरी होता था। सपोज हमने प्री की टेस्ट सीरीज यहाँ पे ज्वाइन करी, तो हमने अपना पेपर जितनी भी हमारी तैयारी है उसके हिसाब से हमने उसको दे दिया। एंड जितना टाइम है उसमें बैठे हैं आप, ऐसे मत सोचें कि मेरा आधे घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, नहीं। आप 3 घंटे उसको कोशिश करिए, अगर आप किसी भी तरीके से मतलब उसको कर पा रहे हैं तो यू शुड ट्राई टू सॉल्व द पेपर। आफ्टर दैट जब आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में एक जो डिस्कशन का राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको 4 में से एक क्वेश्चन, एक जो ऑप्शन करेक्ट है वो तो आता है, बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जब आपका डिस्कशन होगा तो आपको 3 ऑप्शंस के बारे में, तो आपको और 4 टाइप के नए क्वेश्चंस आपको मिल गए। फ्रॉम ईच क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि वही रिपीट होगा ऐसा तो नहीं है। तो आपको हर ऑप्शन के बारे में और अच्छे से बताया जाएगा। एंड एक बार ये रिपीटेशन हो जाता है, अगर आप बहुत सारे, सपोज मैंने यहाँ पे आके 10 टेस्ट दे दिए या 20 टेस्ट दे दिए, तो मेरे 2000 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं, और उसके बारे में जो डिस्कशंस है वो अच्छे से हो चुके हैं। तो इसलिए डिस्कशंस को हमेशा अच्छे से लें। अगर आप डिस्कशन नहीं भी अटेंड कर पा रहे हैं तो घर जाके उन ऑप्शंस को अच्छे से सर्च करें, और अपने जो नोट्स हैं उसमें से अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आपको क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस टॉपिक को वापस जाके पढ़िए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो हमारे नोट्स है ना बहुत ही कंसाइज होने चाहिए। ये नहीं कि आज हम ज्योग्राफी किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं, फिर हमें मार्केट में दूसरी बुक दिख गई या दूसरे किसी व्यक्ति के पास में कोई और बुक है, तो उससे विचलित ना होए कि मेरे पास में ये क्यों नहीं है, मैं इससे क्यों नहीं पढ़ लेता, या फिर ऐसे करके। ऐसे नहीं होता, एक ही सोर्स से रिवाइज करेंगे तो आपका एक रिदम बना रहेगा, आपको पता रहेगा कि कैसे करना है। अगर आपको उसी सोर्स में और कुछ ऐड करना है तो ऊपर नीचे साइड में जो मार्जिन होते हैं, या आपने खुद के आप नोट्स बनाए उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बट डोंट चेंज योर सोर्सेज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट अदर पीपल कि इसने ये पढ़ लिया, ऐसे मत विचलित होए। विचलित करने वाले लोग आपको हर स्टेज पे मिलेंगे। कुछ आपके स्टूडेंट्स आपके साथ में पढ़ने वाले हो सकते हैं, कुछ आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ आपके अनफॉर्चुनेटली आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। आपके कुछ ऐसा मत कभी भी सोचिए कि मेरा फर्स्ट है, सेकेंड अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है। इन नंबर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके अंदर आरएएस के अंदर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी मैंने 3 बार इससे पहले दिया था। तो लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हमने एक चीज़ उस टाइम पे क्लियर नहीं करी तो हम ये सोचें कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि लाइफ आपकी किसी भी स्टेज पे बदल सकती है। आरपीएससी आपको ये मौका दे रहा है कि आप 40-45 तक भी आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो डोंट गेट कि इसकी एज कम है, ये कम उस पर दे रहा है, इसने टाइम से तैयारी शुरू कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप में से कईयों की शादियां हो गई हो, बच्चे हों, अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होके आए हैं तब जाके कोचिंग ज्वाइन करें, नो प्रॉब्लम। आपको ये सोचना चाहिए कि अब आप आ गए हैं तो नाउ यू शुड प्रिपेयर, एंड सभी को ये मान के चलना चाहिए कि मेरा होगा सिलेक्शन। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे आके सेमिनार लें, और हम कभी इसको यूट्यूब पे देखें। आप में से ज़्यादा मैक्सिमम लोग यहाँ पे पहुँचे। सबको ये मानना चाहिए कि मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि कभी भी अपने सब्जेक्ट को लेके ऐसे मत सोचिए कि कोई सपोज कोई दूसरी फील्ड से आता है तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि इसको एडवांटेज है, इन्होंने बीए करा है तो इनको एडवांटेज है, या फिर इन्होंने कोई ऐसे सब्जेक्ट में स्टडी करा है तो इनको कोई एडवांटेज है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा था, मुझे दूर दूर तक कोई एडवांटेज नहीं था, उसका कोई काम मेरे कभी भी नहीं आया और इस पूरी प्रिपरेशन में भी नहीं आया। तो मतलब उसका कोई एडवांटेज आपको एक्चुअली नहीं होगा। आप जो यहाँ पे पढ़ेंगे, जो आप अपनी ये तैयारी अभी इन 2-3 साल के अंदर करेंगे, दैट विल बी द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग। जो लोग एनसीईआरटीज जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी सब भूल चुके हैं, सबने स्कूल तो क्लियर किया है पर सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं। तो आप एक नए कैंडिडेट की तरह खुद को देखें और बाकियों को भी अपने बराबर ही समझें।
और अपनी तैयारी ऐसे रखें कि मतलब आज से शुरू कर रही हूँ, बट आज से आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट दैट आई कैन। इसमें क्लैप करने का कुछ था क्या? ओके, सो प्री का ये हो गया कि क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, हमें मॉक डेफिनेटली डेफिनेटली देना है। और जो बुक्स के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी जो कोई स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं और जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, और पुराने पेपर्स डेफिनेटली करने हैं। पुराने 10 साल के 15 साल के आप पेपर्स निकाल लीजिए, वो भी आपको श्योरली करने हैं। ये नहीं कह रही कि आरपीएससी को रिपीट करेगा क्वेश्चन, हो भी सकता है रिपीट हो, बट उसमें से जो बाकी ऑप्शन है उसमें से और क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स हैं वो कवर करते हुए चलें। करंट अफेयर्स आपको हर जगह ही आपको बेनिफिट देंगे। करंट अफेयर्स आपको वैसे भी पता होने चाहिए, एज अ अवेयर सिटीजन आपको कभी भी कोई कुछ पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में आसपास में क्या चल रहा है। बट सिलेबस अपने साथ में रखें, अननेसेसरी न्यूज़ नहीं पढ़े, ये इस देश ने इस पे ये कर दिया वो कर दिया हमला, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो चीज़ें आप ध्यान से पढ़ें। बाकी न्यूज़ को आप ऐसे नहीं कि आप अननेसेसरी कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, नहीं। अपना सिलेबस से अकॉर्डिंग ही अपने को सारी प्रिपरेशन करनी है। देन फॉर प्री यू विल डू दिस। फिर मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी सिलेबस है उसको कवर करके एट द सेम टाइम हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करते जाएं। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे होगी? हम दूसरों के आंसर्स पढ़ेंगे तो नहीं होगी, हम अपने नोट्स को बहुत बार रीड करेंगे तो भी नहीं होगी, नोट्स को पढ़ के वापस नोट्स को वापस लिख लेंगे तो भी नहीं होगी। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, हम क्वेश्चंस लेंगे एक्चुअल जो प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद में अपना एक आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। तो जो मेरे से गलती जो मुझे लगता है कि जो यूपीएससी में हुई थी, मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती थी, बट आई वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपर आंसर्स। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या इंट्रोडक्शन में अगर 4 लाइन बिगाड़ दोगे ना, तो आपको लास्ट में समझ में आएगा कि मेरे पास में ना तो उसका मेन आंसर लिखने की जगह है और ना उसका कंक्लूजन लिखने की जगह है। और आपको कितना भी छोटा आंसर हो, आपको एक प्रॉपर फ्रेमिंग करनी ही पड़ेगी। जब मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की स्टूडेंट थी मेंस के अंदर, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी कभी स्टार्टिंग में, जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट हियर। तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। आप अपनी खुद की गलती को ढूंढो, ऐसे मत देखो कि इंस्टीट्यूट मेरे साथ में ऐसा करेगा, नहीं। इंस्टीट्यूट इसलिए कर रहा है, आपकी हैंडराइटिंग को देखो, आपकी फ्रेमिंग के तरीके को देखो, वो आपको प्रॉपरली एक एक लाइन में बताएगा कि आपसे क्या क्या गलतियां हुई है। वंस आई चेंज दोज थिंग्स, तो मेरे एक्चुअली मार्क्स थोड़े से इंप्रूव होने शुरू हुए हैं ना, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपरली पढ़ेंगे तो आपको उसका समझ में आने लग जाएगा। सो मेंस का ये इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज है उसको प्रॉपरली अटेंड करना है, उसको मिस ना करें, सैटरडे संडे छुट्टी मनाने के चक्कर में ना रहे। जब भी आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी उसको डेफिनेटली बहुत सीरियसली लीजिए। लोग तो आप तो यहाँ पे ओके थैंक यू आप तो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट है, लोग तो दूसरे शहरों में जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ से भी आते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में अलवर में नगर परिषद में पोस्टेड थी तो मैं वहाँ से सैटरडे संडे इसलिए आती थी कि आई वुड गिव द टेस्ट सीरीज ओवर हियर। तो टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेज। छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ द सिलेबस आपसे कवर हो जाएंगे ना, एक आपको एक वो मिल जाएगा, आउटलाइन मिल जाएगा, तो आप फिर पूरा सब्जेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ही नहीं करेंगे तो लास्ट में आपसे पूरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आरएएस के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो सिलेबस दिया हुआ है वो बहुत ही प्रॉपरली दिया हुआ है। आपको अगर उसको प्रॉपरली पढ़ेंगे तो हर पेपर के अंदर 3 सेक्शंस है, 66 मार्क्स के यूनिट्स में जो डिवाइडेड है, और जो पार्ट्स होते हैं वो 22 नंबर के हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं सोशियोलॉजी में उतना टाइम नहीं दूंगी जितना मैं साइंस एंड टेक में दूंगी। तो मतलब 66 मार्क्स में आपको अलग टाइप की तैयारी करनी है, आपको उसको 3 गुना ज़्यादा सीरियसली पढ़ना है। और आपको जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको उसको छोटे उसमें मतलब करना है। और जो आपके छोटे वाले जो पेपर्स हैं उसको भी आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है। जब हमारा 3 बार जब डिले हुआ था एग्ज़ाम, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जब मेरी दिसंबर में जो तैयारी थी वो एक्चुअली उतनी अच्छी नहीं थी। मुझे बाद में जाके फ़ील हुआ कि मैंने कई चीज़ें छोड़ दी थी, और मुझे लगा कि कोई बात नहीं, छूट गया तो फिर वो हो सकता है नहीं आएगा, हो सकता है कुछ और वजह होगी, बट ऐसा नहीं है। अगर आप उसको और अच्छे से करेंगे तो कोई भी पार्ट ऑफ द सिलेबस आ सकता है। जब जनवरी में और डिले हुआ तो थोड़ा और बेटर प्रिपरेशन थी, एंड जब जून में जब फाइनली पेपर हुआ था मेंस का, आई वॉज टोटली प्रिपेयर्ड। तो एक आपको ये रखना चाहिए कि आपको इतना इतना टाइम अगर ये एग्ज़ाम दे रहा है
इसका अगर 2-3 साल प्रोसेस चल रहा है तो इसका ये फ़ायदा है कि आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। अगर आप इसमें भी चूकते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी कि मैं अब इसमें थोड़ा-सा छोड़ दूँ, कोई वजह ही नहीं है। 1 साल में जो पेपर होता है उसके अंदर आपके पास में फिर भी वजह हो सकती है कि छूट गया, मेरा पूरा कवर नहीं हो पाया। बट जो 3 ढाई 3 साल जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर तो आपको पूरी ही कोशिश करनी चाहिए। एंड फॉर द इंटरव्यू स्टेज आई फील कि इंटरव्यू के अंदर हमें अपने सारे जो भी बेसिक्स हैं वो तो रिवाइज करने चाहिए। इंटरव्यू कभी कभी मेंस के बहुत टाइम बाद में होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं जो हमने मेंस में लिखा है, जो हमने प्री के टाइम पे पढ़ा था वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। बट जब फाइनली जब इंटरव्यू होता है तो हमें वो सब भी वापस रिवाइज करना है। वो सब कुछ हमारे माइंड में होना चाहिए, हमारे जो भी सिलेबस हमने जो पढ़ा था वो सब कुछ होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको आप रिवाइज कर लें और खुद के बारे में एक पर्सनालिटी को एक प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट आंसर किस तरीके से करना है, उसको कितना शॉर्ट रखना है। ये नहीं कि हम अननेसेसरी उसको बोले ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं। तो जो वहाँ पे इंटरव्यूअर होंगे वो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपको उसी के हिसाब से आंसर करना है। तो मॉक इंटरव्यूज ज़रूर दीजिए और इसके अंदर जो भी मॉक्स होते हैं उसको प्रॉपर्ली उनका जो फीडबैक है उसको माइंड में रखें, मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो ये आपकी इस तरीके से एक प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इसको करेंगे। और आपकी कितना लंबा कोर्स होने वाला है? 28 मार्च से जो शुरू होगा, 18 महीने के लिए। एंड इसमें तीनों का ही कवर होगा एंड टेस्ट सीरीज इज अ पार्ट ऑफ इट। ओके, तो आप लोग 18 महीने सब यहाँ पे ही है, जयपुर में ही सब है ना? ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं इस बैच में? हम्म। और आज कितने प्रेजेंट है? सभी आए हैं क्या? 800। ये फाउंडेशन है? अच्छा, ये फाउंडेशन एंड प्री दोनों है। ओके, कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं किसी के पास में? यस। अरे उसको तो पूछने दो, आप क्यों मना कर रहे हो? बोलो बोलो। पहले वो आप पिंक में जो है पहले। यस। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा डाउट ये है कि ये जो फाउंडेशन बेंच है मतलब परसों से स्टार्ट हो जाएगा, इसमें क्या है कि 6 आवर्स तो हमारी क्लासेस लगेगी, उसके बाद क्या है हमारे पास 6 आवर्स और टाइम बच जाता है। तो उस टाइम में हम कौन सी बुक रेफर करें ताकि हमारी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए? आपने ये 6 घंटे कैसे कैलकुलेट किया? सिर्फ 12 घंटे हैं दिन में? 24 घंटे है, लेकिन सोने को भी तो मिलता है ना। और नहीं मतलब आपने स्पेसिफाई कैसे करा है? मतलब 6 घंटे मैम ठीक है। मोटे मोटे तौर पर 6 आवर्स ही रहते हैं, उसके बाद क्या होता है सोने को भी मिलता है और अदर एक्टिविटीज भी करनी पड़ती है, पूरे टाइम पढ़ाई थोड़ी होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो आप और बुक्स में जो रेफर करेंगे वो यहाँ पे भी आपको बताया जाएगा, बाकी आप अपने नोट से प्रॉपर्ली वो पढ़ें। तो मैम 2 घंटे में हो जाएगा कवर, मतलब 6 घंटे का होगा, 2 घंटे में रिवीजन हो जाए। ऑलरेडी देखो कहने अभी का आपकी मतलब है 28 से कि शुरू। 6 घंटे में जो पढ़ाया जाएगा 2 घंटे में वो रिवीजन कर लेंगे। ठीक है ठीक है। उसके बाद भी 4-5 घंटे बचेंगे ना, उसमें क्या करें? उसके अंदर जो 4-5 मोटी मोटी बात मैम ये है कि आप हमें बुक्स सजेस्ट करो, क्या पढ़े एक्स्ट्रा? बोलो बोलो बोलो। देखिए आप इसके अंदर अगर आप मुझसे स्पेसिफिक कुछ पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें एक तो, है ना? उसमें भी आपका कुछ तो टाइम जाएगा क्योंकि आप मान के चल रहे हैं 6 घंटे ही आपके पास, 2 घंटे आपने रिवीजन के लिए निकाल दिए हैं तो बचे 4। उसमें आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं कुछ टाइम के लिए। आप उसके अंदर कोई मंथली मैगजीन है वो पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन यहाँ से भी आपको शायद प्रोवाइड की जाएगी, इज इट अ पार्ट ऑफ द कोर्स, है ना? वो पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई और को भी अपनी तैयारी को और अच्छे से आप एड ऑन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप एनसीईआरटीज़ और जो भी आरबीएससी की बुक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, दोज आर स्टैंडर्ड बुक्स। और मैं आप ही से बात कर रही हूँ, आपका क्वेश्चन है इधर देखो, है ना? तो आप स्टैंडर्ड बुक्स में आप आरबीएससी की और एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करने के लिए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उससे पढ़ाई करी। जैसे स्पोर्ट्स एंड योगा का था तो मैंने यूजुअली उसको गवर्नमेंट वेबसाइट से ही पढ़ा पूरा। अगर आप उसको खोल के देखेंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर प्रॉपरली आपको हर एक अवार्ड के बारे में मिल जाएगा, आज तक कितने कितने अवार्डीज़ हैं, कौन कौन से ईयर में,
वो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने वहाँ से पढ़ा, तो मुझे वो अपनी यहाँ से नोट्स पढ़ने के बाद में आई स्टडीड फ्रॉम देयर, तो वो आपका डबल रिविजन हो जाएगा। और हो सकता है स्टार्टिंग में आप 6 घंटे ना भी पढ़ें, आप 3-4 घंटे पढ़ें, धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाएगा। जब आपका ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा तो आपको पुराना भी पढ़ना होगा, है ना, तो 6 से ज़्यादा भी 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और मैम आंसर राइटिंग अभी से शुरू कर दे क्या? ये तो वैसे फाउंडेशन बेंच है। नहीं, तो अभी 28 तारीख से मैं नहीं बोल रही आप आंसर राइटिंग लिखने, क्या कौन से आंसर लिखोगे, क्वेश्चन का है। नहीं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मंथ 2 मंथ के बाद में। हाँ, आप स्टार्ट कर सकते हैं जब आपको यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड होने लग जाए। आप कोई पुराने पेपर्स, अभी आप ये कर सकते हैं, अगर आपको आंसर राइटिंग अगर सोचनी ही है, पुराने पेपर्स निकाल लीजिए। अगर आपका यहाँ पे ज्योग्राफी चल रहा है, आपने ज्योग्राफी का पेपर जो भी जीएस का जो पेपर जो जिसमें ज्योग्राफी है वो उसको निकाला, आपने पुराने पेपर क्वेश्चंस देखे और उसके हिसाब से अगर आपने वो सिलेबस कवर कर लिया, यू कैन राइट द आंसर। थैंक यू मैम। या नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा डाउट है, मैंने बीएड करी है और अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स हुए हैं, मैंने वो दिए हैं। ठीक है। और अब न्यूज़ ये है कि सेकंड ग्रेड की वापस आने वाली है, तो मेरा मेन पर्पस है आरएस करना। पर मैंने अभी करी है तो वो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है मेरी, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ या फिर आरएस करूँ? आप अभी वर्किंग है ऑलरेडी? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ अभी। तो अभी आप दोनों चीजें करिए ना, साथ में दोनों की मैम मैं प्रिपरेशन कीजिए। कोचिंग करना चाहती हूँ, पर बीएड मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू करूँ या फिर आरएस करूँ? मतलब उसका अभी क्या क्या है, उसका स्टेज क्या है, मतलब वो सेकंड ग्रेड वाले का जो आप बता रहे हैं, अभी आएगा या चल रहा है? मतलब अभी हुए हैं एग्जाम, तो उसमें मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं रहा, पर अब जो आएगी मैं मतलब उसको कर सकती वो हूँ। जब आएगी तब उसका सोचे ना, तो अभी तो जो ज्वाइन कर लिया हाँ। उसका सोच लेते हैं। नहीं, अभी किया नहीं है मैंने, ये भी ज्वाइन नहीं किया है, इसीलिए अच्छा, मैं ये ज्वाइन नहीं किया है, हाँ, अच्छा अभी ठीक इसीलिए है। पूछ रही हूँ मैम। ओके ओके, सो मतलब ये सब लोग ज्वाइन करे हुए नहीं है? आपने सबने ज्वाइन कर लिया, आपने भी नहीं किया? ओके ओके, सो दिस सेमिनार इज फॉर मोटिवेटिंग यू टू ज्वाइन। अच्छा ठीक है, आएगा भाई आएगा, ये सेमिनार खत्म नहीं हुआ अभी। तो अभी आप इसको तैयारी को दोनों को ही कर सकते हैं। जैसे मैं तो एज अ वर्किंग पर्सन आई टेल यू कि उसमें से आपके 8 घंटे तो ऑलरेडी निकल गए, तो बचे हुए 16 में करना है, तो आपके पास तो पूरे 24 घंटे हैं, तो आप दोनों की तैयारी करिए। जब उसका आएगा तब उसका देख लेना, और दोनों की तैयारी साथ में भी पैरेलल भी चल सकती है ना। मैंने यूपीएससी की तैयारी करते हुए ईयूआरओ एग्जाम दे दिया था, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम देते टाइम ऐसे मत सोचिए कि मैं एक ही उसमें बोर्ड में हूँ तो मैं और दूसरा कुछ नहीं सोचूंगी। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप वो भी दे सकते हैं साथ में। थैंक यू मैम। हु एल्स? हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा और तेज बोलो। मैम एक एक करके, एक एक करके, इतने अनरूली नहीं है हम, इतने अनरूली नहीं है। मैम मेरा ये क्वेश्चन आएगा आएगा, आप पीछे क्यों बैठे, आगे बैठना चाहिए ना फिर, सिंसियर कैंडिडेट दिखने के लिए। आएगा मेरा आएगा, ये नेक्स्ट। क्वेश्चन है, जब आपसे अगर ऐसा पूछा गया था कभी आपसे कि आपको आरएस क्यों बनना है या आपको आईएएस क्यों बनना है, तो आपका क्या आंसर था कि आपको यही क्यों करना है? उसके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं सबसे ज़्यादा उस उन 2 दिनों को मानती हूँ जब रिजल्ट आया था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जितने कॉल्स मुझे मेरे पेरेंट्स को आए, दे लिटरली हैड टीयर्स इन देयर आईज। मतलब इतना प्राइड शायद उनको कभी नहीं फील हुआ होगा कि भाई 2 दिन तक उनको कंटिन्यूसली उनका फ़ोन ही बजना बंद नहीं हो रहा। जिन लोगों से, जो कलीग्स के साथ में वो पहले काम कर चुके हैं, सपोज मेरे फादर अगर सर्विस में, वो जिनके साथ में पहले काम कर चुके हैं, मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा कॉल आए, मुझसे भी ज़्यादा। सो हर कोई, हर जो उनके कभी साथ में काम कर चुका है, या फिर जो उनके साथ में कभी पहले वो जहाँ पे पोस्टेड थे वहाँ पे थे, या फिर कोई रिलेटिव्स हैं, बहुत दूर के भी कोई रिलेटिव्स हैं, उन सबको आपकी वो आपका रिजल्ट देखेंगे, वो आपको उस टाइम पे वो करेंगे। तो आई दैट मोमेंट, उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हो, वो अपने पेरेंट्स को वो प्राइड देने के लिए आप पढ़ाई कर सकते हो। एज एन आरएएस आई टेल यू, मैं आपको पूरा आपका क्वेश्चन समझ गई, आई टेल यू। एज एन आरएएस आई फील कि आप सिर्फ सोसाइटी के एक सिंगल सेगमेंट को नहीं बेनिफिट कर रहे हैं, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हैं। आप बहुत सारे अगर आप एसडीएम लगते हैं तब तो आप पूरे उपखंड के ही आप एक एरिया में, आप उसके अंदर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे, वहाँ के जो जनरल जो फंक्शंस है वो किस तरीके से होंगे, वहाँ का जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको देखेंगे। आपको पूरा राजस्थान घूमने का मौका मिलेगा,
आपकी पोस्टिंग्स हर जगह पे होगी। आपने जो पढ़ा है वो चीज़ों को आप प्रैक्टिकली देखेंगे। सपोज मैंने जो भी पढ़ा था, माइंस का मैंने देखा था, या फिर जो भी मैंने इसमें ज्योग्राफी में पढ़ा था, व्हेन आई वाज ट्रेनिंग इन ये सीकर में, मुझे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग थी, तो उस टाइम पे वो एक्चुअली आप प्रैक्टिकली उन जगहों को देख रहे हैं। आप उन से कानून व्यवस्था होती है। मेरी खाटू श्याम जी में भी कभी ड्यूटी लगी थी, तो आप उन चीज़ों को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी काम में कोई भी चूक होती है तो उससे एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, लोगों की हेल्थ या फिर उस पर भी बना सकती है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, आपको जो समाज में और आपकी जो फैमिली में जो आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। आपकी वजह से आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी एक प्रतिष्ठा मिलेगी। और एट द सेम टाइम आरएएस बनने से, मतलब जब मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करी थी तो मैं पहले कॉर्पोरेट में गई थी। तो आप एक छोटे से ऑफिस के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, कभी कभी तो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पता रहेगा कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। आप जो रेगुलर डे टू डे जो वर्किंग है लोगों की, उसके अंदर आप उनकी ग्रीवांसेस सुन सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। आपके पास में वो है कि आप, अगर आपके डिपार्टमेंट से नहीं रिलेटेड है, तो यू आर रिलेटेड टू ऑल दोज ऑफिसर्स जो बाकी हैं, वो भी आपकी बात को सीरियसली सुनेंगे। अगर किसी की कोई पुलिस से रिलेटेड ग्रीवांस है, तो आप एक नॉर्मल सिटीजन की तरह नहीं रह जाएंगे, आपकी बात को और ध्यान से सुना जाएगा। तो वो जो वजन है वो आपको अपनी तैयारी से, अपनी मेहनत से मिलता है। वो आपको इससे मिलता है कि मैंने इसके अंदर बहुत अपने आप को, लिटरली आपको प्रिपरेशन में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में जो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत एक मीठा फल होता है। तो इसके लिए आप यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। आप उनको दे दीजिए पीछे एक बार, उसको, वो लास्ट कैंडिडेट। हेलो मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आरएएस कोर्स है जो मैक्सिमम या तो कितने टाइम में हो जाएगा? जैसा कि आपने अभी थोड़े टाइम पहले बताया कि जॉब वालों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। ओके, वेरी गुड। और मेरे लिए मैम, मैं जो अपने डाउट्स क्लियर ये करना चाहती हूँ कि जो आरएएस का कोर्स है वो मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो भी टाइम है, तो मैं उस चीज़ के लिए अपना माइंड सेट कर सकूँ। भगवान यही बता सकते हैं आपको। मैम, जो अपनी एकेडमी का कोर्स है, मैं उसके लिए पूछ रही हूँ टाइमिंग। जो यहाँ पे आप कोचिंग का टाइमिंग बता रहे हैं? यस मैम। जैसे अगर आपको यहाँ पे 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम, ये मैम, जो पूरे कोर्स का टाइम है 18 महीने का कोर्स है, तो कोर्स का टाइम तो जैसे सर आपको बता रहे हैं कि 18 महीने का कोर्स है, उससे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जो हमारा आरएएस का जो कोर्स चलेगा लास्ट तक, जैसे इंटरव्यू रहता है, मेंस होता है, प्री होता है, तो मैम इसमें मैक्सिमम 1 से 1.5 वर्ष आराम से खिंच जाता है, तो क्या हमें पूरे टाइम ही इसी फीस में मतलब कोचिंग अवेलेबल कराई जाएगी? तो वो सर बता पाएंगे एक्चुअली। अब ये एग्जैक्टली आपको कि फाउंडेशन में तो तीनों चीजें ही आती है ना? मैम, थर्ड क्वेश्चन ये है कि जो अभी जो मैं ये सब देख पा रही हूँ कि हम जब इतनी फीस देंगे 1 लाख के समथिंग, तो हमें क्या, जैसे मान लो लेट भी हो सकते हैं, तो हम पीछे बैठेंगे, मैम कैसे समझ में आएगा? मैं ये मतलब वाले क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाऊंगी। आप मुझसे प्रिपरेशन के पूछेंगे ना, वो मैं डेफिनेटली बता दूंगी। ओके मैम। जैसे आपने, थैंक यू मैम। एक मिनट, आ जाएगा है ना? हेलो, सबसे पहले सभी स्टूडेंट को मेरा राम राम। और जैसा कि मैडम ने कहा है कि आप लास्ट बेंचर हो, मैडम टैलेंट लास्ट बेंचर में भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं। बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके। दूसरी बात, मैं जैसा कि माइक वाले भैया ने देखा कि मैं, वो मैडम खड़ी हुई, उसके बाद में खड़ा हो गया और 3 स्टूडेंट बोल रहे हैं और मैं खड़ा हूं जब से, तो इसका क्या मतलब है? क्या लड़कों से आपकी स्पेशल दुश्मनी है? हम किस हैं और गांव के बुलंद लड़के हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम आरएस क्लियर नहीं कर सकते। सभी गांव के से ही आए हैं, सभी गांव से ही आए हैं। मैडम से मेरा पहला सवाल है कि आप कितने घंटे पढ़ते थे? दूसरा सवाल, आप घर वालों का प्रेशर आता था तो आप उसे कैसे मेंटेन करते थे? दूसरी बात, तीसरा सवाल कि
आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपने पहले खुशखबरी किसको दी थी? धन्यवाद। अच्छा ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि कितने घंटे पढ़ते थे। यस मैडम। देखो, घंटे जो तैयारी आप करोगे ना, वो आपका कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। किसी दिन आप 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, कोई आपके घर में कोई फंक्शन होगा या आपको कोई ऑफिस में लेट होने वाला है तो आप उसमें कम आवर्स पढ़ेंगे। अगर आपकी तैयारी का वो स्टेज है जिसके अंदर आपने सिर्फ अभी तक फॉर्म भरा है, आपको एग्जाम की डेट भी नहीं पता है, तो आप 3 4 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, उतना भी सफिशिएंट है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। बट अगर आपका एग्जाम डिक्लेयर हो चुका है, 3 महीने बाद में आपका एग्जाम है, तो आप हो सकता है 7 8 घंटे पे आ जाएं। अगर आपका 15 दिन बाद में ही एग्जाम है, तो आपको हो सकता है कि आपको छुट्टियां मिल गई है या फिर जो भी आपका सिचुएशन है, तो आप 10 से 12 घंटे पढ़ेंगे। तो इसको घंटों में मत देखें, क्वालिटेटिव स्टडी में देखें कि हमने कितना पढ़ा है। हम टारगेट सेट करेंगे कि आज हमें ये 3 टॉपिक कवर करने हैं, या फिर ज्योग्राफी का इतने से, सपोज 66 मार्क्स का ज्योग्राफी है, मैंने तो सिलेबस को ऐसे कर लिया था कि 169 टॉपिक्स थे, जितने भी बुलेट्स थे उनको मैं एक टॉपिक मान लिया। तो अगर उसको जितने भी टॉपिक्स आप मानेंगे, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं उसको भी, तो अगर मैं सोचूं कि मैं 3 आज कवर करूंगी, तो 3 आपके कवर होने चाहिए। हो सकता है ज्यादा घंटे लग जाएं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए तो आप 3 बार पढ़ो उसको एक। तो नंबर्स में मत देखें कि 8 घंटे पढ़ लिया तो बहुत अच्छा कर लिया। मैडम कभी कभी रिश्तेदारों का भी दबाव आ जाता है, वो बोलते हैं भाई आपका नहीं होगा, आपका लड़का ये क्यों कर रहा है, फालतू में क्यों पढ़ रहा है। कौन है ये रिश्तेदार? ऐसे बोल देते हैं डायरेक्ट? आप बोलते हैं मैडम, घर वालों को तो बोलते हैं। आपके लड़के का नहीं होगा? नहीं नहीं, देखो मैं मान सकती हूँ रिश्तेदार ऐसे कहते हैं, दूर के रिश्तेदार होते हैं, और जो मुंह बोले कोई होते हैं रिश्तेदार, या फिर कोई पार्टीज फंक्शन शादियों में घर की उनसे मिलेंगे। मैडम गांव कहते में हैं ज्यादातर अशिक्षित लोग रहते हैं गांव में, या आपको भी पता है, हमें पता नहीं है। नहीं, शिक्षित भी पूछते हैं ऐसे, शिक्षित भी पूछते हैं। हमसे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपका 3rd अटेम्प्ट है, शायद आपका 4th है, तो वो उसको आप अच्छे पॉजिटिव उसमें लीजिए ना, कि जब ये इस बंदे को मुझसे कुछ उम्मीद ही नहीं है, तो अगर मेरा हो जाएगा तो ये कितना जल जाएगा, इसका क्या हाल हो जाएगा। तो यू मस्ट थिंक लाइक दैट। अभी अभी उसकी हालत, अब मैं उन फैमिली मेंबर्स को जानती हूँ और उन दूर के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जानती हूँ। अब उनकी हालत, अब वो कुछ पूछने के लायक नहीं रहे, तो आप उसको माइंड ही मत करें। ऐसे लोग जरूरी हैं। अगर आप 3 दिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो ऐसा एक आदमी मिलेगा आपके लिए, बहुत फायदेमंद है। आप घर जाके पढ़ाई करोगे, आपको रोना आएगा, है ना। तो वो बहुत जरूरी है। ऐसे लोग अच्छे होते हैं, इनको कभी भी नेगेटिव सेंस में मत लें, ये आपका भलाई कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट। वो आगे से आ जाएगा, देन यू टेक इट। हेलो, पूछो पूछो। टेस्ट सीरीज में तो यार रैंक ऊपर नीचे ही जाती रहती थी। कुछ कुछ में, जैसे जीएस 3 में ठीक ठाक आ जाती थी, जीएस 4 में इतनी अच्छी नहीं आती थी। मैं क्या हेलो, हाँ यस, गुड आफ्टरनून मैं मैम। बताऊंगी आपको। मैम माई सेल्फ आशीष कुमार गुजर, बीए फाइनल ईयर। तो मैम अभी मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ मैं घर से थोड़ा दूर भी निकला हूँ। जयपुर शिफ्ट हुए मेरे को 20 दिन हुए अभी। तो मैम वैसे तो घर की याद आ रही है, और वैसे एग्जाम मैम, एग्जाम सिर पे और फाउंडेशन बैच 28 तारीख से ज्वाइन करने का विचार है। तो मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, कॉन्स्टेशन नहीं बन रहा है मैम। कितने दिन एग्जाम चलेंगे आपके अभी? 1 महीना है मैम, 3 मई तक। 3 मई तक है। हाँ, और वो मैम। कहाँ पे, कॉलेज कहाँ पे? RL सरिया कॉलेज चोमू। चोमू। तो फिर एग्जाम्स तो आप दे के आ सकते हो। उसमें कितना कोई गैप होता है, कितने कितने हाँ दिन मैम, का? 15-20 दिन का गैप है एग्जाम में। एक एग्जाम तो लग चुकी है और अभी 5 एग्जाम है। एग्जाम है? कितने हाँ, एग्जाम है टोटल? तो कोई एग्जाम में 6 दिन का गैप है, कभी 4 दिन का गैप है, कभी अच्छा। 15 दिन का ऐसे गैप है मैम। हाँ, तो ये तो एग्जाम का, ये आप इसको प्रॉपरली निकाल लीजिए। जो भी आपके एग्जाम्स है उसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, करेंगे अभी। अगर आप, ऐसा कुछ है रीजन, हर 2 महीने में होता है, तो आप इसको नेक्स्ट बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और या फिर आप ज्वाइन कर लेंगे तो नेक्स्ट बैच में जो सब्जेक्ट्स आपके रह गए, वो आप सर से बात करके यहाँ पे उसको बाद में ले सकते हैं। अच्छा। सपोज यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट शुरू होता है, हाँ मैम, एक प्रॉब्लम और आती है, पढ़ने का मन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, किताब भी लेके बैठते हैं, लेकिन किताब 1 घंटा पढ़ते हैं तो आधा घंटा ही मन लगता है। आधा घंटा तो डाइवर्शन ही हो जाता है मैम। क्या तो ये diversion? ध्यान एकाग्रचित कैसे करें, क्या डाइवर्जन है? कॉन्सेंट्रेशन कैसे करें मैम? तो आप फिर है ना उसको नाम भी मत करो, आधा घंटा ही पढ़ो फिर बैठ के।
आपको ये लगेगा कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई करी, वो मत करो। जितनी देर आपसे सिंसियरिटी से पढ़ते पढ़ते पढ़ाते हो, कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है मैम। करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करें उसके लिए कि किस Okay. चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं ना। नेक्स्ट। थैंक यू मैम, आपने हमारे को टाइम दिया, स्प्रिंग बोर्ड को टाइम दिया। यस जी। दोनों की तैयारी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एक तो ऑप्शनल का जो डिफरेंस है वो मेन है, सबसे ज़्यादा मेन ऑप्शनल का डिफरेंस है। आरएस का एग्ज़ाम बहुत इवन एग्ज़ाम है, बहुत ही इक्वालिटी देता है क्योंकि सब इसमें बराबर है। आपका ऑप्शनल की वजह से आप कभी भी पिछड़ेंगे नहीं, और आपने अगर कोई सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में करा है वो आपको डिसएडवांटेज नहीं देगा। तो आरएस इसलिए बहुत सही है, इस टाइम पे बहुत अच्छा सिलेबस उसका डिफाइंड है। एंड आरएस का एग्ज़ाम मुझे इसलिए बेटर लगा क्योंकि इसमें आप सब लोग इक्वल हैं। सब ये नहीं है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नीचे जा रहा है तो मुझे नुकसान हो जाएगा, या ज्योग्राफी नीचे जा रहा है तो मुझे नुकसान हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर्स जो पढ़ रहे हैं वो कब पढ़ें, मंथली मैगजीन होती है। हाँ, हिंदी मीडियम वाले पेपर आते हैं ना। हेलो। आई थिंक दैनिक जागरण, और ये मैं खुद ने भी यही पढ़े थे, दैनिक जागरण हो गए आपके, राजस्थान पत्रिका, और इसमें भी आप उसमें पत्रिका में सब कुछ बैठ के ना पढ़ें, मतलब क्रिमिनल न्यूज़ और ये सब मत पढ़ें। मेक श्योर कि आप सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, आती है, सब में आती है। हिंदी मीडियम पेपर्स इनफैक्ट इवन बेटर है फॉर आरएस प्रिपरेशन। सॉरी, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं? मेंस के शॉर्ट नोट्स आप जब भी अपनी खुद के नोट्स खोल के बैठे हुए हैं तो साथ में एक पेपर लेके बैठें, या फिर एक नोटबुक, सपोज GS1 की एक अलग नोटबुक बना लें, तो उसमें अपने लिखते जाएं। जैसे कुछ लोगों को याद ही तब होता है अगर वो लिखते जाते हैं साथ साथ में। यस। अभी नेक्स्ट भी आ रहे हैं कृष्णराज जी, आई एम श्योर वो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस और ज़्यादा आंसर करेंगे। ठीक है। हाउ यू कैन हैंडल फैमिली प्रेशर। आप गवर्नमेंट बैकग्राउंड से कैसे, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में है तो इट्स गुड ना, इट्स आपके लिए और अच्छा मोटिवेशन है। तो अभी तो आपने स्टार्ट ही करा है, तैयारी करोगे तभी तो आपको लगेगा कि अब हो सकता है। अभी तो आप इस स्टेज पे हैं कि मतलब यस। हाँ 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 हाँ। नहीं, डाउटफुल नहीं है। आप तैयारी अच्छे से करोगे तो कोई डाउटफुल नहीं है। ऑनेस्टी से पढ़ाई करो, खुद को दूसरों को धोखा मत दो, और अपनी तैयारी लगे रहो, करते रहो। एंड इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। अगर आप प्रॉपरली तैयारी करेंगे तो आपका एक स्ट्रैटेजी बना के अपनी तैयारी करेंगे। डोंट फॉलो अदर स्ट्रैटेजी कि मैं जो बोल रही हूँ ऐसा नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं काम करे, आपके लिए कुछ और काम करे। बट अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। और फैमिली मुझे लगता है आपको 1-2 एग्जाम में फेल होने से प्रेशराइज नहीं करेगी। अगर आप 1-2 एग्जाम में रह भी जाएंगे, एक्सपेक्टेशन अच्छी बात है ना। एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो वहां तो आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छी बात है, आपको एक्सपेक्टेशन है, आपकी फैमिली को आपसे एक्सपेक्टेशन है। करो, आप इसको तैयारी को स्टार्ट करो। बाकी आपके यहाँ पे बहुत अच्छे मेंटर्स हैं। जब आप डीमोटिवेटेड फील करो, डीमोटिवेशन का बेस्ट तरीका है उस दिन जाके एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, तभी बेटर फील होगा। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख लिए या फिर ऐसा कुछ कर लिया या फिर अपने आप को और इससे डिस्ट्रैक्ट कर लिया तो नहीं होगा। अगर हमने और अच्छे से 2 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली तो मुझे अच्छा फील होगा ऑलरेडी। नेक्स्ट। सोशल मीडिया के बहुत, हाँ, सोशल मीडिया जब एग्जाम आता है तो 3-4 महीने के लिए उसको डीएक्टिवेट कर दो। अगर रखोगे फ़ोन में तो देखोगे, तो उसको थोड़े दिनों के लिए डीएक्टिवेट कर दो। अगर आपने जॉब से भी छुट्टी ले ली है तो व्हाट्सएप को भी बंद कर दो। आजकल व्हाट्सएप जो लोग वर्किंग है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रुप्स में आपको मैसेजेस देखने ही पड़ते हैं, पर आप उसको बंद कर दो। एंड अगर उसको फ़ोन में रखोगे तो आधे आधे रहोगे, रहेगा तो देखोगे। तो इसलिए क्या चीज़, फ़ोन तो रखो, फ़ोन में क्या दिक्कत है। फ़ोन में आप अपने नोट्स भी तो पढ़ सकते हो। कोई आपको वीडियोस देखने हैं, यूट्यूब पे भी तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं रिगार्डिंग कोई सब्जेक्ट कवर कर लिया, बजट की स्पीच का हो गया, इकोनॉमिक रिव्यू का हो गया, तो वो तो देखने चाहिए। फ़ोन इज़ गुड, फ़ोन टेक्नोलॉजी सब आपके लिए बहुत अच्छा है। उसको गलत मिसयूज़ मत करो, है ना। अननेसेसरी वीडियोस देख रहे हैं, ये डोंट डू दैट। पर अगर आप उसको प्रॉपर यूज़ में लेंगे, जैसे कभी कभी मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था सपोज, तो सुन लो,
आपको यूट्यूब का अच्छा कोई वीडियो है, यहाँ का कोई वीडियो है, या फिर आपको कोई यूट्यूब पे और किसी टॉपर का कोई वीडियो दिख रहा है, कोई उन्होंने टॉपिक को अच्छे से कवर कर दिया कि ठीक है इस टॉपिक को सपोज जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसका किसी ने वीडियो बना दिया, तो उसको उसमें देख लो। अगर बजट स्पीच है, मुझे बजट स्पीच जो पढ़नी होती थी ना, वो मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, तो आई यूज टू लिसन टू सीएम वाली स्पीच 3-4 बार। तो 2-2.5 घंटे आपने 1-2 बार सुन लिया, ऐसे नहीं एक ही कंटिन्यूस गो में, आज सुन लिया, 20-25 दिन बाद में दोबारा सुन लिया, इस तरीके से। कॉल्स बहुत डिस्टर्ब करते हैं, दोस्त कम रखो, दोस्त थोड़े से कट डाउन कर दो, अननेसेसरी उनको थोड़ा सा अवॉइड करो। यस लो मैं बताता हूँ। हिंदी मीडियम ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे फॉर आरएएस एग्जाम, मुझे सच में लगता है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत ही पेपर 4 में आई थी, क्योंकि मैंने 10th के बाद से हिंदी नहीं पढ़ी थी, मैंने इंजीनियरिंग करी और उससे पहले जब पीसीएम था तो उस टाइम पे भी हिंदी नहीं पढ़ी। तो मुझे लगता है कि जो 120 मार्क्स जो पेपर 4 के अंदर था वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट मतलब था, मुझे लिखने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो हिंदी इसलिए जब मैंने प्रॉपरली उसको रिवाइज करा तब मुझे समझ में आया कि हिंदी मीडियम के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल ये एग्ज़ाम, डोंट थिंक कि आरएएस कोई इंग्लिश मीडियम के लिए। वो दोनों के लिए ही रहेगा, जो इंग्लिश से आएगा उसके लिए हिंदी डिफिकल्ट है, आपके लिए इंग्लिश वाला डिफिकल्ट है, वो आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ग्रामर को अच्छे से वो कर लीजिए, सिलेबस में स्टिक करिए, एक्स्ट्रा मत पढ़िए कुछ भी। यस यस क्या? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ अभी रिजल्ट आना है। हाँ हाँ आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। हाँ जोर से बोलो, जोर से। 12th के बाद में क्या करना चाहिए? आप तो बहुत टाइमली तैयारी कर रहे हो, 2-3 घंटे भी हर रोज पढ़ोगे तो काफ़ी है। डोंट है ना, अभी करंट अफेयर्स करने लग जाओ, एग्जाम तो बहुत बाद में जाके दोगे, तो करंट अफेयर्स करने लग जाओ, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक्स पढ़ने लग जाओ, यहाँ के नोट्स पढ़ने लग जाओ, कम से कम मेन जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसको कवर कर लो, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसको धीरे धीरे कर लेना। ओके